Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are with another session of section series. Okay? तो ये सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स आपके लिए अच्छे से सुनो यारो. सबसे पहली चीज, a few students are still struggling to find the notes. ठीक है? तो मैंने कल के सेशन के बीच में बताया था, आज मैं शुरुआत में बता रहा हूं कि नोट्स आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे. एज आई सेड, यू टू जस्ट विजिट द वेबसाइट shubhamsukhlecha.com. फ्री रिजर्व, उसके अंदर फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिजर्व बहुत ज्यादा पढ़ाते फ्री रिजर्व दिमाग में आ जाता है. फ्री रिसोर्सेस के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो आपको कंपनी द एक्स्ट्रा एज करके ये नोट्स मिल जाएंगे. ओके यारो, तो कृपया करके ये नोट्स यूज करो, अपने सारे मित्रजनों के साथ भी ये नोट्स को शेयर करो. अब सुनो मेरी बात. दूसरा अनाउंसमेंट, ऑफ कोर्स टुडे द टारगेट इज मियरली डिविडेंड का एक छोटा सा सेशन होने वाला है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत स्ट्रगलिंग नहीं होगा, सो इट विल बी कंफर्टेबली डन. कल का सेशन काफी पावर पैक्ड होने वाला है. टुमारो वी गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट. अकाउंट्स एंड ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जो कि नोबडी लाइक्स मच, मतलब किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो कल का सेशन एक काफी पावर पैक्ड सेशन रहेगा, तो कल के सेशन को ईमानदारी से एकदम रेडी होकर बैठिएगा. ओके, सेम टाइम 8 AM इन द मॉर्निंग. ओके, सो एकदम तैयारी के साथ बैठेगा, सो दैट कल का सेशन आप क्लियर माइंड के साथ में डिटेल में पढ़ सकें. बिकॉज कैसा है कि आज का सेशन भी एक शॉर्ट सेशन होगा, देन यू विल बी टेकिंग दैट इन माइंड कि हाँ यार चलो ठीक है, सैटरडे का सेशन भी वैसा रहने वाला है. सैटरडे सेशन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पावर पैक्ड सेशन. तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आना. अगर आपके लिए संभव है अकाउंट्स एंड ऑडिट को पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आना, तो रिवाइज करके आ सकते हैं. दैट विल बी वंडरफुल. ओके, चलिए. इसके अलावा हाँ, यस, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज, देखो यार, इट इज ऑलमोस्ट अ वीक. टुमारो इज गोइंग टू बी आवर 6th द एक्स्ट्रा एज सेशन. तो मैं आशा करता हूं कि आप बच्चों को सच में इसका कुछ फायदा हो रहा होगा. दैट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, जब आप अपना रेगुलर कंटेंट पढ़ रहे हो, मेन बुक से, नोट से, जहां से भी, मॉड्यूल से, जहां से भी, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आप दिमाग में इट इज बेटर स्ट्रक्चर्ड विद द सेक्शंस. ओके, सो ये मेरी आशा है. संडे को मैं आऊंगा लाइव. आई विल बी कमिंग लाइव टू टॉक टू यू पीपल, बिकॉज जो हमारे सारे सेशंस थे, इसके अंदर आई प्रेफर सेशंस टू बी इन सच फैशन कि उसमें बिल्कुल समय वेस्ट ना हो और मैं बैक टू बैक आ पढ़ाऊं. और उसी के कारण तो मैं सब कुछ पहले से लिख के भी लाता हूं. Right? So the purpose is just कि during the session your time should not be wasted, क्योंकि बाद में, अभी तो सेशंस प्रीमियर हो रहे हैं, बाद में जब ये सेशंस पब्लिक हो जाएंगे तब भी आप कंफर्टेबली इन सेशंस को बार बार देख सकें. दैट इज द क्लियर ऑब्जेक्टिव. ओके, चलिए. संडे को भी लाइव. मैं लाइव कैसे आना हूं? संडे इवनिंग को इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा. दी आईडी इज सुखलेचा शुभम. तो आप अगर ऑलरेडी उस पर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग जुड़ते हैं संडे इवनिंग को. तो संडे इवनिंग को आई बी कमिंग लाइव एंड आई वुड लव टू सी यू ऑल देयर. आई वोंट बी, मतलब आई विल नॉट बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट देयर, बट इफ इट ऑल देयर इज एनीथिंग, आप अगर थोड़ी बहुत बात करना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग संडे इवनिंग को मिलने वाले हैं. बिकॉज यू रियली वर्कड हार्ड फॉर द एंटायर वीक. और मैं आशा कर रहा हूं कि जो आपको सेल्फ स्टडी प्लान भी दिया हुआ है, राइट, फॉर योर एग्जामिनेशन, यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट. यू हैव दिस, मतलब कौन से दिन मेरा कौन सा सेशन आने वाला है, अकॉर्डिंगली यू आर प्लानिंग योर सेल्फ स्टडीज एज वेल. Okay, so I hope you're really working hard. Sunday evening I'll see you Instagram live pe. Okay, chalo. So that these were all the small announcement I had to make, and now without wasting any time, I'm directly going to start the session. So the today's chapter is chapter number 5, 6, 7, 8. चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज दैट 2013. ये हमारे मॉड्यूल का चैप्टर नहीं है. दिस इज चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज दैट 2013. डील्स विद सेक्शन 123 टू 127. डील्स विद सेक्शन 123 टू 127 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट है, and I don't see dividend to be a very difficult chapter. It's very easy chapter, very easy going chapter, and that is the reason इसको मैंने compact रखा है. because अगर मैं 1.5 घंटे तक आपको डिविडेंड पढ़ाऊंगा तो इस सेशन को 110% आप दूसरी बार नहीं देख पाएंगे. तो कॉम्पैक्ट सेशन होगा, इसमें डिविडेंड का पूरा चैप्टर कवर्ड है. 123, 124, 125, 126, 177. एंड एज आई कीप माय प्रॉमिस, आई विल एंश्योर कि सारे सेक्शंस आपके टिप्स पे हो. ठीक है कदम, एकदम इजी सेक्शन है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 123 एंड आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट इट इन द इजीएस्ट पॉसिबल फैशन. चलो, section number 123, declaration of dividend. 123 is the most important section also of this chapter. यही सब्सटेंशियल बात करता है डिविडेंड की. मतलब डिविडेंड पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आप 123 को तो कोट कर ही दो. अगर आपके एग्जाम में डिविडेंड पे क्वेश्चन आया तो आप 123 को कोट कर सकते हो. मैंने पहले भी एक बात बताई, अगर किसी भी टॉपिक पे आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड आप उस टाइम पे थोड़े से फजल्ड अप हो गए हो एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सेक्शन, देन यू हैव टू रिमेंबर द चैप्टर सेक्शन. And you can even quote the chapter that the provision for dividend are covered in the chapter 8 of companies at 2013, which covers 123 to 127. Section 123 127 of companies at 2013. So even if you quote the entire chapter के section, that is also impressive.
तो अगर आप एग्जैक्ट सेक्शन नंबर कहना चाहते हैं तो बेस्ट है, बट अगर आप कभी एग्जाम में फिजल्ड अप हो जाता ना, कोई क्वेश्चन देगा, कुछ चीज हो गई, ब्लैंक हो गए, एंड उन सर्कमस्टेंस वैसे तो वैसे होना ही नहीं है, उसी के लिए एक्स्ट्रा एज कर रहे हैं कि हमने जी जान से रेगुलर बैच में सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, और अब हम ये एक्स्ट्रा एज जो ले रहे हैं सो दैट हम एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से फोड़ सकें। ओके तो वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। हो सकता है कभी उस पैनिक में सिचुएशन आ जाए, तो अगर आप चैप्टर नंबर भी कोट करते हैं, चैप्टर के अंदर जो टोटल सेक्शन वो भी कोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंप्रेसिव। चलो सेक्शन नंबर 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वेरी इजी चैप्टर, फोकस करो। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये मैंने ऊपर 1 2 3 4 लिखा है ना, इसके अंदर ये सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में मैं उन टॉपिक्स को चाहता हूं आप पढ़ो। सेक्शन 123 टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये कहता है सबसे पहले डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, डिविडेंड कहां से डिक्लेयर किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, ए प्रॉफिट फॉर दैट ईयर, मेरा इस साल का प्रॉफिट है, दैट इज द मोस्ट आइडियल थिंग टू डू, कि मैंने कोई भी एक ईयर है 2020-21 मेरा कंप्लीट हुआ, इस साल में जो मेरा प्रॉफिट हुआ उससे मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूं, एज इजी एज दैट। सो डिविडेंड का सबसे बेस्ट जो है सोर्स है, दैट इज द फर्स्ट सोर्स, प्रॉफिट फॉर दैट करंट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड डिक्लेयर आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहला हो गया सोर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहां से पे करेंगे, व्हाट इज डिविडेंड। सबसे पहले तो आई गेस एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल कि हमने साल भर जो प्रॉफिट कमाया है उसका हम शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा देना चाहते हैं, प्रॉफिट को शेयर देना चाहते हैं, दैट इज डिविडेंड। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, डिविडेंड कहां से डिक्लेयर करेंगे, सोर्स ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ओके ठीक है सर, हमारा इस साल का इतना प्रॉफिट नहीं है, फिर भी हम डिविडेंड देना चाहते हैं, दे सकते हैं, यस। बी प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड सेटिंग ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस मतलब अक्यूमुलेटेड लॉसेस। कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस का मतलब आप सबको पता है अक्यूमुलेटेड लॉसेस, कि क्या मैं मेरे पुराने प्रॉफिट से पे कर सकता हूं डिविडेंड, यस। आप कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद और डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद में आप पुराने प्रॉफिट्स जो हैं उससे भी डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड। ओके सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ डिविडेंड इज करंट ईयर प्रॉफिट, ओके। सेकंड सोर्स इज प्रीवियस प्रॉफिट्स, बट करंट ईयर प्रॉफिट से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं ओनली आफ्टर चार्जिंग द डिप्रिसिएशन, एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एज वेल एज द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। एंड लास्ट इज मनी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रांट। ये क्या होता है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आपका डिविडेंड हम देंगे, उन्होंने गारंटी दी है डिविडेंड की, तो अगर उन्होंने गारंटी दी है डिविडेंड की तो वो ग्रांट भी देते हैं, रेयर केस बट यस पॉसिबिलिटी है। तो सेक्शन के अंदर पहला ही पॉइंट आता है कि डिविडेंड के सोर्स क्या है, तो डिविडेंड के सोर्स क्या है, डिविडेंड का सुनो ना, ये सबसेक्शंस नहीं है 1 2 3 4, ये मेरे सीक्वेंस इसमें चाहता हूं आप पढ़े, पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़े फिर सेकंड पॉइंट पढ़े, एक सीक्वेंस में रहता है तो बेटर रहता है। तो पहला जो पॉइंट मैं चाहता हूं आप पढ़े, दैट इज वेरी सिंपल, इट सिंपली सेज डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ profit of the current year after charging depreciation, profit of the previous year after charging depreciation, as well as writing off accumulated losses, carried forward losses, and third, out of the money given by central government, state government for payment of dividend as grant. ओके तो ये बहुत इजी सा था कि पैसा आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि यार सर हमारा जो साल भर का प्रॉफिट हुआ पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे दे दे शेयर होल्डर को, कि सारे प्रॉफिट हुआ लो 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 लो, क्या सारा पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे देंगे क्या, नहीं। सेकंड पॉइंट, कंपनी में ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, हमारा मान लीजिए इस साल का प्रॉफिट हुआ 200 करोड़, 200 करोड़ में से हमने 50 करोड़ को रिजर्व में रख दिया और 150 करोड़ को हमने डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, पैसा वर्षा कर सकते हैं। 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 150 करोड़ रिजर्व में रख दिया और 50 करोड़ हमने डिविडेंड के रूप में दे दिया, ऑफ कोर्स डूएबल है। तो एक कंपनी पूरे प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे डिवाइड नहीं करती कभी भी, उसका एक पार्ट रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लेती है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है इंडिया में जो डिविडेंड ही नहीं देती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट रिजर्व कर लेती है। जी हाँ, ऐसी भी कंपनीज है। अब ये मत सोच ले फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स फिर उन कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदते हैं, उस कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है ना। सो व्हेनेवर एन इन्वेस्टर इज बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इसको दो एडवांटेज है, एक तो डिविडेंड और एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो हो रहा है। मैंने शेयर 200 में लिया था, अब वो 250 का हो गया, आई हैव परचेज्ड द शेयर एट 300, नाउ इट इज 400, वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो हो रहा है। So there are two advantages of buying a share. Simple. The second point to learn here is section 123 declaration of dividend says that company may keep aside some profit as reserve and remaining balance will be paid as dividend. Beautiful. तीसरा पॉइंट क्या पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको, तीसरा पॉइंट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। डिविडेंड सिर्फ मात्र केवल आपके फ्री रिजर्व्स, आपके पीएनएल अकाउंट से डिक्लेयर किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कट, सीआरआर कट, एनी अदर रिजर्व, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को तो स्पेसिफिकली कट करो। कोई भी रिजर्व से आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सीआरआर से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली एंड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। सिर्फ आपके जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से फ्री रिजर्व्स हैं उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं।
अगेन एक्सेप्टेबल थिंग। नेक्स्ट, डिविडेंड हैज टू बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और एज पर हिज ऑर्डर। ठीक है, एकदम आराम से। सबसे क्लियर क्या हो गया कि डिविडेंड किसको पे करेंगे? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के लिए एक बेटर वर्ड होता है मेंबर। तो डिविडेंड विल बी पेड ओनली टू द मेंबर्स, जो हमारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड और इट विल बी पेड एज पर हिज ऑर्डर, या फिर उससे जैसे ऑर्डर के वैसे पे कर देंगे। ओनली इन केस, यहां पे जब मैं केस लिख देता हूं ओनली इन कैश, व्हेन आई एम राइटिंग कैश हियर डू नॉट प्रिज्यूम कि हाँ ये 100 के नोट निकाल के सबको बांटेंगे। कैश का मतलब है इमीडिएटली थ्रू बैंक अकाउंट। तो कैश का मतलब क्या है? यू कैन पे थ्रू चेक, वारंट और ई मोड। मतलब इसका इंटेंशन ये है, डिविडेंड के तौर पे ये नहीं कर सकते कि मान लीजिए आज रिलायंस है, रिलायंस डिजिटल है, वो कह रहा है डिविडेंड के तौर पे हम हमारे सारे शेयर होल्डर्स को एक एक मोबाइल फोन दे रहे हैं। This is in lieu of dividend. No, you cannot do so. Dividend has to be paid in cash. Cash मतलब आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के फॉर्म में आना चाहिए, चेक के फॉर्म में आना चाहिए, वारंट के फॉर्म में आना चाहिए। So dividend cannot be given in kind, ऐसा समझिए। Dividend has to be paid in cash. Cash does not mean hard money. नोट की बात नहीं कर रहे हैं। कैश मतलब बैंक अकाउंट से जाएगा, बैंक अकाउंट से ही जाएगा, लेकिन it has to be paid in cash. Dividend cannot be paid in kind. Kind में पे नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट, examiner favorite point, 100% focus on the fifth point, examiner favorite point, section 123 declaration of dividend। ये कहता है कि अगर किसी कंपनी को मस्ती है कि नहीं हम तो लॉस के केस में भी डिविडेंड पे करना चाहते हैं, किसी कंपनी को मस्ती है that we want to declare dividend even in case of loss, can it do so? Yes, it can do so, because companies practically क्या करती है समझना। वैसे तो लॉजिकली हम ऐसे समझते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ एंड देन इस प्रॉफिट हो गया, अब कंपनी प्रॉफिट के बाद में सोचेगी और डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। बट कंपनी जनरली ऐसा करती नहीं है। कंपनी जनरली डिविडेंड को स्टेबल रखना चाहती है। उनका प्रॉफिट एवरी ईयर भले ही फ्लक्चुएट करता हो, वो डिविडेंड को स्टेबल करना चाहती है। तो दिमाग में क्लियर होती है इतना डिविडेंड हमें पे ही करना है। व्हाई? बिकॉज डिविडेंड इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आप डिविडेंड अगर थोड़ा भी कम किया तो शेयर होल्डर के दिमाग में आप कंपनी को लेकर डाउट कर दोगे। कंपनी का लॉस हो सकता है कभी कभी। आज के सिनेरियो में आई टेल यू इन इंडिया, इवन लॉस इज नॉट अ बैड थिंग। Even loss is not a bad thing. Reach, it's all about reach. For example, जियो ने हो सकता है इनिशियल ईयर में कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, बट रीच बेहतरीन की, तो उसके शेयर होल्डर्स तो खुश थे ना, भले ही लॉसेस थे। Are you understanding? So these days it is not about the profits of the company at times, it is about the reach it has. It is about the reach it has. तो हो सकता है कोई कंपनी का किसी ईयर में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नए एरिया में गए होंगे, नया ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे, तो उस ईयर में हो सकता है लॉस होगा, बट उससे पोटेंशियल प्रॉफिट तो बढ़ता है ना। लेकिन हो सकता है बात शेयर होल्डर्स ना समझे, तो कंपनी चाहती है कि भाई लॉस हो रहा है ना, फिर भी डिविडेंड वैसा ही दो जैसा पहले दे रहे। तो कंपनी ट्राइज टू कीप अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी का माइंडसेट रहता है जनरली। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। सो द क्वेश्चन हियर इज, द लीगल क्वेश्चन इज, व्हाट इफ अ कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड व्हेन दे हैव वेरी लेस प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, और दे डू नॉट हैव प्रॉफिट। तो क्या उन सर्कमस्टेंसेस में डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या कंपनी अगर लॉस में है तो डिविडेंड डिक्लेयर फिर भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यस, यस। कि कंपनी का लॉस में भी है लेकिन डिविडेंड तो दिखते हैं, कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ये मैंने पढ़ा दिया। बिल्कुल, तो हो सकता है ना कंपनी के इसमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे पुराने, इस साल में लॉस है बट पुराना तो फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है ना, तो फ्री रिजर्व से डिविडेंड बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हो। तो कंपनी इवन इन केस ऑफ लॉस कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स। ओके, बट अगर आप लॉस के केस में डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो 3 रेस्ट्रिक्शन आते हैं आपके ऊपर, और तीनों रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। तीनों रेस्ट्रिक्शन आते हैं आपके ऊपर। अगर आप लॉस के केस में डिविडेंड देना चाहते हो तो 3 रिस्ट्रिक्शन क्या? सबसे पहला, द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आप लॉस हुआ है आपका इस ईयर में फिर भी आप डिविडेंड देना चाहते हो, सो देयर विल बी अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, दैट विल बी द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रीसीडिंग 3 इयर्स। वाह, 3 साल से प्रॉफिट हो रहे थे तो हमारा डिविडेंड का रेट था 10%, 10%, 10%। इस साल लॉस हुआ तो हम 15% देना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आप लॉस के केस में डिविडेंड दो, एक्सेप्टेबल है, बट यू कैन नॉट गिव इट एट अ रेट हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज रेट 10% ही आएगा, 10, 10, 10 डिवाइड बाय 3, 10। तो ये 10% की रेट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल का डिविडेंड का रेट क्या है? 10%, 12%, 14%। तो इस साल में मैक्सिमम कितने रेट पे दे सकते हो? 12%। तो 10 + 12 + 14 डिवाइड बाय 3, 12%। तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ दिस ईयर कुड बी 12%. So if at all you are paying dividend in case of loss, then the limit is the maximum rate of dividend could be what? Could be the average rate of dividend of preceding 3 years. पहला restriction. दूसरा restriction, maximum amount to be drawn from free reserves. अब देखो, आप अगर लॉस के केस में डिविडेंड दे रहे हो, मतलब आप अपने फ्री रिजर्व से पैसा निकाल के दे रहे हो, तो आप फ्री रिजर्व से कितना अमाउंट निकाल सकते हो। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन वाज विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिविडेंड, कि रेट ऑफ डिविडेंड पे क्या लिमिट है, राइट। सेकंड रेस्ट्रिक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कि आप कितना पैसा डिविडेंड के तौर पे दे सकते हो। तो फ्री रिजर्व्स है हमारे पास, हाँ, पूरी तिजोरी भरी हुई है, फ्री रिजर्व्स है हमारे पास। तो फ्री रिजर्व्स से कितना पैसा आप निकाल के दे सकते हो। आप इमेजिन करो कि कंपनी के पास एक तिजोरी है, ठीक है।
कादर खान की पुरानी मूवीज जैसी, एकदम पूरी तिजोरी है, उस तिजोरी में कंपनी ने अपने पुराने प्रॉफिट्स को बिल्कुल सेव कर करके रख रखा है। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज कि इस फ्री रिजर्व्स की तिजोरी से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। द लिमिट इज 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। आपका पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स का टोटल लो, उसका 10% जो अमाउंट आता है, सिर्फ उतना आप अपने पुराने प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड के रूप में दे सकते हो। तो मान लीजिए आपका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिला के होता है 12 करोड़, तो 12 करोड़ का 10% 1.2 करोड़, आप सिर्फ 1.2 करोड़ फ्री रिजर्व से निकाल सकते हो और दे सकते हो। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू योर फ्री रिजर्व शुड हैव 1.2 करोड़ ना। आप फ्री रिजर्व्स में उतना बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अब फ्री रिजर्व्स में अगर पैसा ही हमारे पास 50 लाख है तो 1.2 करोड़ थोड़ी निकाल पाएंगे। So that is of course that is presumed, but हम मैक्सिमम मान लो फ्री रिजर्व्स में 100 करोड़ 200 करोड़ है तो क्या पूरा निकाल के डिविडेंड दे देंगे? नहीं, मैक्सिमम कितना दे सकते हो फ्री रिजर्व से? 10% ऑफ योर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ओके, थर्ड पॉइंट भी बड़ा केयरफुली पढ़ना है, मिनिमम बैलेंस ऑफ रिजर्व। कहने का मतलब फ्री रिजर्व की तिजोरी से जब मैं पैसा निकाल रहा हूं उसके बाद उसमें मिनिमम बैलेंस कितना छोड़ना मैंडेटरी है। ये नहीं कि मान लो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स के अंदर अपनी तिजोरी में 1.2 CR है, अपना पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स कितना है? पेड अप कैपिटल 10 करोड़, फ्री रिजर्व्स 2 करोड़, तो 10 + 2 12 करोड़, उसका 10% ले सकता हूं सेकंड पॉइंट में, तो 1.2 करोड़ मैं ले सकता हूं। तो मैं 1.2 करोड़, उसका बैलेंस देखा 1.2 करोड़, चलो पूरा का पूरा ले लेता हूं। नहीं, लॉ सेज के फ्री रिजर्व्स में आपको थोड़ा बैलेंस छोड़ना है। कितना बैलेंस छोड़ना है? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, यहां पे फ्री रिजर्व्स नहीं। आपका पेड अप कैपिटल कितना था? 10 करोड़, उसका 15% 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ तो आपको मिनिमम बैलेंस छोड़ना है। अरे यार 1.2 करोड़ ही तो है, तो 1.5 करोड़ छोड़ना है, तो आप कुछ भी पैसा नहीं ले सकते। So these are the 3 conditions जो आपने तीनों अक्यूमुलेटेड, तीनों के तीनों आपने कंप्लाई करनी है, तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो इन केसेस ऑफ लॉसेस। इन द केस ऑफ लॉस एक और बार बोलूंगा सिंपल, पहला तो रेट है, सेकंड और थर्ड अमाउंट को लेकर। रेट ऑफ डिविडेंड कितना हो सकता है, मैक्सिमम किस रेट पे डिविडेंड दे सकते हो। एक और बात मुझे बताओ कि रेट ऑफ डिविडेंड किस पे अप्लाई की जाती है। कुछ गधे हैं जिनको लगता है कि प्रॉफिट का रेट ऑफ डिविडेंड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन योर कंपनीज फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल, जो आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल पे रेट अप्लाई होता है आपका, हमेशा शेयर कैपिटल पे रेट अप्लाई होता है। और प्रिसाइज बोलूं तो पेड अप कैपिटल पे, आपके पेड अप कैपिटल के ऊपर रेट अप्लाई होता है। सो डिविडेंड का रेट हमेशा अप्लाई होता है आपके पेड अप कैपिटल पे। क्लियर है, ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है डिविडेंड का, तो एवरेज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ये मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड आप पे कर सकते हो। ठीक है यार, कितना पैसा रिजर्व से निकाल सकते हैं? मैक्सिमम आप निकाल सकते हो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालने के बाद कितना मिनिमम बैलेंस छूटना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल शुड बी देयर इनसाइड द रिजर्व्स। तो सिर्फ 15% मिनिमम बैलेंस छोड़ना, बचा हुआ ही आप निकाल पाएंगे। एग्जांपल ले लो कि हमारा पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स है 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, 2 करोड़ फ्री रिजर्व्स है, तो 12 करोड़ एक्यूमुलेटेड हो गया। इसका 10% 1.2 CR हम निकाल सकते हैं, 1.2 CR हम निकाल सकते हैं। हमने उसमें बैलेंस देखा 2 करोड़ है, 2 करोड़ फ्री रिजर्व्स का बैलेंस, मैंने कहा 1.2 करोड़ निकाल लेते हैं, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन तभी हमने थर्ड कंडीशन पढ़ा, मिनिमम बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना छोड़ना है? मिनिमम बैलेंस ऑफ रिजर्व छोड़ना है 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, तो 1.5 CR तो हमें मिनिमम बैलेंस छोड़ना है। तो उस केस में कितना निकाल पाएंगे वहां पे? मुझे बताओ कितना निकाल पाएंगे? वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, केयरफुली समझना। आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर, बट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। माय पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़, ठीक है, माय फ्री रिजर्व्स आर 2 करोड़, ओके, एंड अभी मुझे फ्री रिजर्व कितना है? 2 करोड़ है। मैं कितना फ्री रिजर्व में से पैसा निकाल सकता हूं? फटाफट फटाफट कैलकुलेट करना, फटाफट कैलकुलेट करो। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड वाले पॉइंट को छोड़ो, अभी इन दोनों को अच्छे समझना है आपने। रेट ऑफ डिविडेंड तो वैसे भी इजी एंड क्लियर है। हमारा पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, फ्री रिजर्व्स है 2 करोड़। कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पे ले सकते हैं, कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पे ले सकते हैं। 10 सेकंड के लिए रुकूंगा एंड देन आई विल बी गोइंग अहेड। फटाफट से करेंगे। $50 लाख कि मैक्सिमम 50 लाख आप ले सकते हैं एज डिविडेंड। कैसे आया 50 लाख? कंडीशन 2 कि कितना मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हैं फ्रॉम रिजर्व्स। कितना ले सकते हैं? दैट इज 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, दैट इज 10% ऑफ 12 करोड़, दैट विल बी 1.2 करोड़। तो 1.2 करोड़ हम उससे निकाल सकते हैं। उसमें कितना है? 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में से 1.2 करोड़ निकाल सकते हैं। अच्छा है, लेकिन कंडीशन 3 क्या कहता है? मिनिमम बैलेंस ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व का मिनिमम बैलेंस कितना छोड़ना है? दैट इज 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, दैट इज 15% ऑफ 10 करोड़, दैट इज 1.5 करोड़। तो हमारे
फ्री रिजर्व्स में 2 करोड़ ही है और 1.5 करोड़ तो मिनिमम बैलेंस छोड़ना है, तो हम कितना निकाल पाएंगे? सिर्फ 50 लाख निकाल पाएंगे। अरे यार, अरे यार, तो मैक्सिमम 1.2 निकाल सकते थे, लेकिन हम सिर्फ 50 लाख ही निकाल पाएंगे। हमें तीनों कंडीशंस कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है, हमें तीनों कंडीशंस कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज सॉर्टेड विद दिस। ऑफ कोर्स मतलब मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, अब ये रेगुलर बैच होता तो ये अपने प्रोबेबली आधे पौने घंटे तक ये चीज डिस्कस की थी, बट यहां पे उतना हम समय स्पेंड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इट्स द एक्स्ट्रा एज। तो समझ में आना चाहिए आपको सिंपल कि व्हेनेवर अ कंपनी इज इंटेंडिंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस आल्सो। मैं इतना समय भी क्यों ले रहा हूं? बिकॉज़ एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये, ठीक है। तो व्हेनेवर अ कंपनी इज इंटेंडिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड इवन इन केस ऑफ लॉस, द कंपनी हैज टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद दीस थ्री कंडीशंस। द फर्स्ट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कुड बी द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 years. Second point, the maximum amount which can be drawn for reserve could be 10% of paid up capital and free reserves, and the minimum balance of reserve to be left should be 15% of paid up capital. चलो सलाम ठोको। दिस इज सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सलाम ठोका, सेक्शन को गधो। फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर हमने पढ़ा था वो था कि डिविडेंड कहां से पे कर सकते हैं। हम हमारे करंट प्रॉफिट से पे कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हमारे प्रीवियस प्रॉफिट से पे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से पे कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड राइटिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, जिन्होंने गारंटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, अगर कभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रहा है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उससे भी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो सकता है। ओके, ग्रांट शुड बी स्पेसिफिकली फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी उसमें से कुछ पैसे को अपने रिजर्व में रख सकती है और बचे हुए पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली एंड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, नॉट आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, नॉट आउट ऑफ सीआरआर, नॉट आउट ऑफ एनी अदर रिजर्व, नॉट आउट ऑफ सिक्योरिटीज रिवैल्यूएशन रिजर्व, कहीं से भी नहीं, ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व। फिर हमने पढ़ा कि डिविडेंड हैज टू बी पेड इन कैश टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। कैश का मतलब ये मत समझना कि 200 की गड्डी देंगे सबको। हैज टू बी पेड इन कैश का मतलब चेक हो गया, वारंट हो गया, बैंकिंग ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर सकते हैं, लेकिन तुरंत। इट कैन नॉट बी पेड इन द वे ऑफ काइंड, इट कैन नॉट बी पेड इन काइंड, दैट इज द की। और फिर लास्ट पॉइंट आया जो सबसे खास था कि क्या हमारा इस साल में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो क्या हम डिविडेंड पे कर सकते हैं? यस, यू कैन पे डिविडेंड इवन इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यू हैव टू कंप्लाई विद दीस थ्री कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज, तीनों कंप्लाई होनी चाहिए। पहला, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कुड बी, मुझसे पहले बोलो, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कुड बी the average rate of dividend of preceding 3 years. Second, the maximum amount which can be drawn from reserve could be 10% of paid up capital free reserves, and the minimum balance which has to be left in reserve should be 15% of paid up capital. बहुत बढ़िया। 123 में एक और बात कही गई है अबाउट इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में क्या बोला गया? सबसे पहली बात तो ये समझो कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ फाइनल डिविडेंड आर एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड, कि फाइनल डिविडेंड के जो भी प्रोविजन है वो सब इंटरिम पे भी अप्लाई करते हैं। बट साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज तो आई गेस यू वेरी सॉर्टेड विद दिस, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड मतलब द डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट एजीएम। ईयर कंप्लीट होता है, फिर एजीएम पे जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं दैट इज फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मींस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम। हर साल के एंड में जो एजीएम होती है वहां पे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, फाइनल डिविडेंड। दो एजीएम के बीच में, ईयर के बीच में अगर आपको कभी डिविडेंड डिक्लेयर करने की इच्छा होगी दैट इज इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड पे भी सारे प्रोविजन फाइनल डिविडेंड के ही अप्लाई होते हैं, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। बस एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि इंटरिम डिविडेंड अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं ईयर के बीच में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं और तब तक का अगर मैं कैलकुलेट करता हूं लास्ट क्वार्टर एंड तक का, तो मेरी कंपनी का लॉस हुआ है। अंडरस्टैंड? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ईयर शुरू होता है अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज अ क्वार्टर, राइट? तो हमारे ईयर में 12 मंथ्स थे, उसको हमने 4 में डिवाइड किया तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर आया। पता नहीं क्यों बच्चे कुछ सोचते हैं 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, गधे हो क्या? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज अ क्वार्टर। सो अगर ईयर को 12 मंथ्स को 4 में डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनता है। ओके, सो मान लीजिए हम खड़े हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो 2 क्वार्टर हो चुके हैं, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, और थर्ड क्वार्टर चल रहा है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, बट 2 क्वार्टर हो चुके हैं। मैं अगर जनवरी में हूं तो 3 क्वार्टर हो चुके हैं, मैं अगर जुलाई में हूं तो अप्रैल में जून एक ही क्वार्टर हो चुका है। तो समझो मैं जहां भी खड़ा हूं और मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं, उसके पहले जितने भी क्वार्टर्स हुए लास्ट क्वार्टर एंड तक, मुझे देखना है मेरी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉसेस में। फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग इन दिसंबर, तो 2 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून। तो इन 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है अक्यूमुलेटेड। सो 6 मंथ्स के अंदर कंपनी का टोटल प्रॉफिट है या लॉस है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कंपनी लॉस में है तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहा हूं लास्ट क्वार्टर एंड तक, द कंपनी इज इन लॉस। A company is intending to declare an interim dividend and last quarter end तक the company is in loss
in that case also interim dividend is allowed to be declared, but the maximum rate at which interim dividend could be declared is what? It is average rate of preceding 3 years का dividend. पिछले 3 साल जो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज रेट जो है उससे ज्यादा मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता. समझो क्या लिखा है. In case the company has incurred losses during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the declaration of interim dividend. मैं जब भी interim dividend डिक्लेयर कर रहा हूं तो लास्ट क्वार्टर अंत तक देखना कंपनी का प्रॉफिट है क्या लॉस है. फॉर एग्जांपल मैं जनवरी में interim dividend डिक्लेयर करना चाहता हूं तो 3 क्वार्टर हो चुके हैं ना. अप्रैल में जून हो गया, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया. तो मुझे देखना है कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर ये जो 3 क्वार्टर हुए इन तीनों क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में. प्रॉफिट में है तो आप मस्ती में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करो, कोई इशू नहीं है. बट अगर तब तक कंपनी लॉसेस में है फॉर दैट पीरियड, देन कंपनी फिर भी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है. बट एक ही रेस्ट्रिक्शन आएगा, 3 नहीं, एक रेस्ट्रिक्शन आता है दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड वुड बी द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 years. The rate of interim dividend cannot be higher than the average rate of dividend of last 3 years. I hope you understand. कोई इशू नहीं है. सर पिछले 3 साल का हम इंटरिम का रेट लेते हैं या फाइनल का? गधे से क्वेश्चन पूछा करो. ऑफ कोर्स फाइनल का रेट इंक्लूड्स इंटरिम का रेट. ऑलवेज अंडरस्टैंड, फाइनल का रेट इंक्लूड्स इंटरिम का रेट. तो आपको पिछले 3 साल के जो फाइनल डिविडेंड का रेट है, पिछले 3 साल के जो फाइनल डिविडेंड का रेट है ना, उसका एवरेज लेते हैं और उससे ज्यादा आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर लास्ट क्वार्टर एंड तक आपके लॉसेस है तो. So this is all about section 123. मैं आपको क्या कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति जब बैठा खड़ा होकर 123 को सल्यूट मार दो, याद कर लो 123 इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. एग्जाम में ये सेक्शन कोट करने को मिलेगा. मेरे वर्ड्स लिख के रख लेना. 123 एग्जाम में कोट करने का मौका मिलने वाला है. 1 2 3 इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अजी दुनिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में क्या भूलना है? सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज 1 2 3 सेक्शन 123. चलो अब फिर थोड़ी लाइफ आसान हो जाती है. ओह 124 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लुकआउट. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू यूज दिस इन द एग्जामिनेशन और नॉट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन लुकआउट. हर एक व्यक्ति जिसको डिविडेंड थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उसको इस सेक्शन का डिविडेंड इजी लगने लग जाएगा. आई अश्योर यू दैट. सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट. फोकस करना अच्छे से. सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट समझेंगे अच्छे से. सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट ये क्या कहता है? इसके पहले क्या आपको पता होना चाहिए, वो यहां से यहां तक है और यहां से 124 स्टार्ट हो जाता है. तो पहली चीज ये पूरा, इसको मैं प्यार से कहता हूं फ्लो ऑफ डिविडेंड. अगर एक बालक को ये समझ में आ गया ना पूरा, तो उसको कहीं परेशानी होगी. इंटरव्यूज में ऑफन इस पे क्वेश्चन आता है आपका. एकदम सिंपल, फ्लो ऑफ डिविडेंड. सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या कहता है? उसके पहले बेसिक प्रीरिक्विजिट कि डिविडेंड का रेट कौन रिकमेंड करता है. अंडरस्टैंड ऑलवेज बीओडी रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग कि ये हमें लगता है इस रेट ऑफ डिविडेंड पे डिक्लेयर करना चाहिए. शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग अप्रूव्स द रेट. जो बोर्ड ने डिविडेंड का रेट को रिकमेंड किया है, शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग अप्रूव्स दैट रेट कि हाँ यार ये रेट सही लगता है, हम इसको अप्रूव करते हैं. तो शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग मियरली अप्रूव्स द रेट जो कि बोर्ड ने रिकमेंड किया. ठीक है सर, ये अप्रूव करते टाइम क्या शेयर होल्डर्स रेट को बढ़ा सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते. दे मियरली हैव द राइट टू अप्रूव द रेट. तो फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड कि 10% का डिविडेंड पे कर देते हैं. डिविडेंड का रेट हमेशा किस पे अप्लाई करता है? पेड अप कैपिटल पे, कि 10% का डिविडेंड हम डिक्लेयर कर देते हैं. चलो बहुत अच्छी बात है. यहां पे शेयर होल्डर्स जो है ना, वो इस 10% को बोले कि नहीं काम करते 12% डिक्लेयर करते हैं. नहीं कर सकते. जो रेट बोर्ड ने डिक्लेयर किया शेयर होल्डर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते. सर क्या शेयर होल्डर्स रेट को डिक्रीज कर सकते हैं? यस दैट्स द कैच हियर. Shareholders can reduce the rate of dividend, but they cannot increase. ये सिर्फ उनको एक डिस्क्रिशन की पावर दिखाने के लिए था. अब why would shareholder reduce the rate? तो जनरली जिस रेट पे बोर्ड रिकमेंड करता है उसी रेट पे शेयरहोल्डर्स को अप्रूव कर देते हैं. सो अंडरस्टैंड, शेयरहोल्डर्स कैन रिड्यूस द रेट बट दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट. जो डायरेक्टर्स ने रेट रिकमेंड किए उसको रिड्यूस चाहे तो कर सकते हैं बट इंक्रीज नहीं. तो सिंपल. तो सबसे पहले बीओडी रिकमेंड्स द रेट ऑफ डिविडेंड, शेयरहोल्डर डिक्लेयर्स द डिविडेंड, दे अप्रूव्स द रेट ऑफ डिविडेंड. अब यहां से बात चालू हो जाती है. जैसे ही डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर, विद इन 5 days फ्रॉम डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, उसके 5 days में द मनी हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. ऑफ कोर्स विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. ये एससीबी में कंफ्यूज मत होना, दिस इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. कि जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 days में द एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. तो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके विद इन 5 days द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, इट हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days. ओके, अब समझना यहां से 124 चालू हो जाता है. 5 days में सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दिया, डिक्लेरेशन से 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में, डिक्लेरेशन से 30 days में इट हैज टू बी पेड ऑफ. डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हुआ है
विद इन 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को पे कर देना है। डिविडेंड हैज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट, और डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर डिविडेंड सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे हो जाना चाहिए। ओके, अगर पे नहीं हुआ तो क्या? विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days। डिक्लेरेशन से 30 डेज में पे हो जाना चाहिए। 30 डेज होकर पे नहीं हुआ तो उसके अगले 7 दिन में जिन जिन शेयर होल्डर्स को पे नहीं हो पाया है उन सबका अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 124 का नाम भी क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। Okay, so unpaid money to be transferred to special bank account named as unpaid dividend account. This bank account is also with scheduled commercial bank. ठीक है, तो क्या करना है? जैसे 30 डेज एक्सपायर हुए, यार हमने वैसे तो सबको पे कर दिया, ये कुछ लोगों को हमने चेक इशू किया था, वारंट इशू किया था, उन्होंने डिपॉजिट ही नहीं किया। अरे हमने चेक इशू कर दिया बट वो डिपॉजिट ही नहीं करे, तो हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए थे हमने उसमें ट्रांसफर किया, उनका बैंक अकाउंट ही बंद हो चुका है। हम क्या करें? तो हमने ट्रांसफर करने की कोशिश की विद इन 30 डेज, बट उन्होंने लिया ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ उनके एंड से। तो यहां पे क्या होगा? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यहां पे ये जो अमाउंट इट हैज टू बी केप्ट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। So as soon as dividend is declared, within 5 days from declaration, it has to be kept in separate bank account. Within 30 days from declaration, it has to be actually paid off. It has to be actually paid off. And if at all within 30 days it has not been paid off, then within next 7 days, the amount which is not paid, which is still unpaid, has to be transferred to unpaid dividend account. Within 7 days from the expiry of 30 days, the amount which is not yet paid to be transferred to unpaid dividend account. Okay, अब unpaid dividend account में पैसा रखा हुआ है, सुना विदिन 90 डेज फ्रॉम द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा है उसके अगले 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है? वो जिन जिन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का पैसा है उन सब शेयर होल्डर्स का नाम और डिटेल ढूंढना है, और उनके नाम और डिटेल अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है उस पर भी डिस्प्ले करना है। सो विदिन, जैसे अनपेड डिविडेंड में आ गया, अकाउंट में आ गया, उसके विदिन 90 डेज ये सब शेयर होल्डर का नाम, उनके डिटेल्स आपको पब्लिसाइज करने के, भैया जी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है आके ले लो, तो ये आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी रखोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी रखोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड वेबसाइट आती है फॉर दिस पर्पस। सो विद इन 90 डेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा है, उसके 90 डेज के अंदर पब्लिश द नेम एंड डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू whom the dividend is unpaid on its website, on central government website. तो जिन लोगों का डिविडेंड अनपेड है उनकी पूरी डिटेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट पे आपने पब्लिश कर देने हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इजी। अब लास्ट पॉइंट, इफ द मनी रिमेन्स इन 7 years इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कि भाई साहब आपने डिक्लेयर किया था 30 डेज में पे कर दिया, जिनका पे नहीं हुआ उनका आपने 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था ना, अगर वहां से 7 सालों तक वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है, 7 साल तक भी आपने अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया आओ ले जाओ, शेयर होल्डर लेने नहीं आया, 7 years तक इफ द मनी इज देयर इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो क्या होता है केयरफुली समझना, द डिविडेंड अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, द डिविडेंड अमाउंट along with its interest, 7 साल तक ये पैसा बैंक अकाउंट में था तो उसमें इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ है ना, इंटरेस्ट तो जनरेट हुआ है, तो वो डिविडेंड का अमाउंट 7 साल का उस पर इंटरेस्ट, एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द अंडरलाइंग शेयर्स टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हाँ, अगर 7 साल तक वो व्यक्ति ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है तो 7 साल होने पे, और इस 7 साल में उसने कभी भी डिविडेंड क्लेम नहीं किया, 7 साल हो गए, एक भी ईयर का उसने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, तो जब 7 years फर्स्ट डिविडेंड उसने जो अनक्लेम डिविडेंड है वहां से 7 साल हो जाते हैं, तो वो डिविडेंड का पैसा तो जाता ही है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, उस डिविडेंड के पैसे पे जो इंटरेस्ट है वो भी जाता है, उसके शेयर्स जो हैं वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल देते हैं, कि 7 साल से व्यक्ति ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया मतलब ये पर्सन इज नॉट आइडेंटिफाइबल ओनली, हम इसको ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो उसका जो शेयर्स है, अंडरलाइंग शेयर्स है, द शेयर्स आर आल्सो टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा पॉइंट है। जनरली लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि हाँ 7 साल तक डिविडेंड नहीं हुआ तो डिविडेंड को डाल देंगे, नहीं, डिविडेंड के साथ में उसके शेयर्स भी जाएंगे, और इस बीच अगर उसने 1 भी साल का क्लेम कर लिया तो शेयर्स नहीं जाते हैं। 7 साल तक अगर उसने अपना कोई भी डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो उसके शेयर्स जो है ना वो चले जाते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मान लो उसने 1 ईयर का क्लेम नहीं किया था, फिर 3 साल बाद किसी एक ईयर का उसने क्लेम कर लिया तो शेयर्स नहीं जाएंगे। 7 साल तक अगर उसने किसी भी डिविडेंड को क्लेम नहीं किया, जनरली यार कोई एक क्लेम नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा ना, और कोई एक क्लेम करा तो बचाव भी कर लेगा, अगर 7 साल तक उसने एक भी ईयर का डिविडेंड क्लेम नहीं किया है तो उसके जो शेयर्स हैं वो भी चले जाएंगे उसके डिविडेंड के साथ में। तो इफ द अमाउंट इज देयर इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years, then that dividend का अमाउंट along with the interest earned, along with the underlying shares on which the dividend was declared, all of these things will be transferred to investor education and protection fund. बहुत केयरफुली 124 को भी सलाम ठोकेंगे, बट रुको पहले दिल में बैठा लो इसको। क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहली चीज इजी टू गो, 124 दिल में बैठ जाना चाहिए। इधर आओ, 124
124 का कहना है सबसे पहले तो बोर्ड रिकमेंड करता है, शेयर होल्डर्स फाइनलाइज करते हैं, शेयर होल्डर्स रेट को बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते, यहां तक ठीक है। शेयर होल्डर्स ने जैसे ही डिक्लेयर किया वहां से टाइम पीरियड की लड़ाई चालू होती है। यहां पे क्या शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर, यहां पे क्या शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर, अंडरस्टैंड, डिक्लेयर करने के विद इन 5 डेज you have to transfer the money to a separate bank account, you have to transfer the money to a separate bank account, okay, and declare ke within 30 days, within 5 days you have to transfer the money to a separate bank account, within 30 days you have to actually pay the money, okay, very good, 30 days हो गए और पे नहीं किया, so then within next 7 days, within next 7 days you have to transfer this money in unpaid dividend account, unpaid dividend account, जैसे unpaid dividend account में आया इसके यहां से within 90 days अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आ चुका पैसा, विद इन 90 डेज उन सबके डिटेल्स, नाम वगैरह आपने अपनी वेबसाइट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पब्लिश कर देना, ठीक है। और जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा आया था उससे 7 ईयर्स अगर हो जाते हैं, देन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आई होप यू आर ऑल विथ मी विद दिस, आई होप यू आर ऑल विथ मी ऑन दिस, से यस। एंड अगर ये समझ में आया तो सलाम ठोको सेक्शन 124 को। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट डिक्लेयर हुआ 5 days we have to keep it in a separate bank account, within 30 days it has to be actually paid off from declaration, पे नहीं हुआ है, within next 7 days you have to transfer to unpaid dividend account, 7 days आपने जिस दिन ट्रांसफर किया उसके विद इन 90 days you have to declare it on the website के इन लोगों के नाम हैं जो डिविडेंड नहीं लेके गए, अपनी वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट, और जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा है तो वहां से अगर 7 years तक पैसा वहां पर है, then the money would be transferred to investor education protection fund along the interest earned as well as underlying shares. I hope you're all with me. Section 124 unpaid dividend account. चलिए अब लड्डू सेक्शन से 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, बहुत आसान सेक्शन है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये जो हमने 124 123 में तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 124 was unpaid dividend account, 125 is investor education and protection fund, ये भी अच्छा सेक्शन है, इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अरे क्या मजा आएगा आप सेक्शन कोड करोगे, हाय हाय हाय। सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये क्या कहता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, सबसे पहले समझना, ऊपर जो ग्रीन में लिखा है these are the amount which are inflows of the investor education protection fund, so these amount shall be credited to the fund, okay। ये फंड में पैसा कहां से आता है, इन सब से आता है, इन सब के अलावा एक दो पॉइंट और हो सकते हैं, मैंने ये जो पॉपुलर आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स है वो यहां पे लिए। सो ये सारा पैसा जो है ना ये आता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, दीज शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड्स, और ये फंड को पैसे कहां यूटिलाइज करता है, द फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर दीज थिंग्स मेंशन्ड इन रेड। तो सबसे पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि भाई जो ग्रीन में लिखा है ना ये सब इनफ्लोज हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, ये सब इनफ्लोज हैं, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के आउटफ्लोज क्या है, कहां पे पैसा यूज किया जाता है, ये सब रेड में दिए हुए। Okay, so the green amounts are credited to investor education and protection fund, and investor education and protection fund is utilized for the red items, ठीक है। उसके साथ में सर दो चीजें क्या लिखी है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मेंबर्स टू मैनेज द फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन, one chief executive officers and a few members to manage the funds, and this fund is audited by CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो इस फंड का ऑडिट भी करता है। जस्ट माइनर पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है कि यहां पे पैसा कहां से आता है और पैसा कहां पे जाता है। चल बहुत आसान है, एक तो हमने अभी भी पढ़ा अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। अब सुनना, यहां से यहां तक ये सब क्या पैसा है, सुनो मेरी बात को। मैं रास्ते पे जा रहा था, अरे मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मुझे 200 रुपए का नोट मिला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या वो 200 रुपए का नोट मेरा है, मेरा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं वहां पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे तक रुका कि अगर किसी का वो 200 रुपए का नोट होगा तो वहां पे ढूंढता हुआ आ जाएगा, कोई ढूंढता हुआ आएगा तो मैं उसको दे दूंगा यार, लेकिन कोई नहीं आया, मुझे समझ नहीं कर रहा है क्या करूं क्या करूं। क्या मैं उसको मेरे जेब में रख के उससे जाकर मैं पाव भाजी खा लूं हल्दीराम की, जी नहीं, लेकिन अगर मैंने पाव भाजी खा ली हल्दीराम की तो पेट दुखेगा ना मेरा, क्योंकि क्या वो मेरा पैसा था क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं गया हनुमान जी के मंदिर और मैंने हनुमान जी के मंदिर के वहां पे 200 रुपए रख दिए कि हे हनुमान जी, मुझे नहीं पता कि ये पूरी जनता में से पैसा किसका है, और जिसका है वो लेने नहीं आ रहा मेरे पास, मैं चाहता हूं कि ये पैसा आप भलाई के लिए यूज करो, सबकी भलाई के लिए, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं, तो ये भलाई के लिए यूज करो। अजी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अनपेड डिविडेंड, ये मतलब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था,
ठीक है, शेयर होल्डर लेने ही नहीं आया, तो कंपनी क्या करेगी, चलो ठीक है फिर हम यूज कर लेते हैं, चलेगा क्या जी? नहीं, क्या कंपनी का पैसा है क्या वो? नहीं, कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना। तो जब कंपनी उसके करेक्ट राइटफुल एयर को ढूंढ नहीं पाई कि वो पैसा किसके पास जाना चाहिए, तो कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, कि भाई अब ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए यूज करो, भगवान भलाई के लिए यूज करो। उसी तरह से एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, कि आपके कंपनी के शेयर्स के लिए आईपीओ एफपीओ में एप्लीकेशन आया था, ठीक है, आपने उनको अलॉट नहीं किया तो आपने रिफंड किया, अब रिफंड कोई लेके ही नहीं जा रहा है, 7 साल हो गए हमें चेक दिए हुए, कोई रिफंड लेके ही नहीं जा रहा है, टाइम पीरियड रहता है हर एक का, तो कोई रिफंड का पैसा ले रहा था, वो भी एक टाइम पीरियड के बाद कहां जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मैच्योर डिपॉजिट, कि हमारे डिपॉजिट थे, लोगों ने डिपॉजिट कर दिया सेक्शन 73 के आसपास, डिपॉजिट करे थे एंड देयर आफ्टर डिपॉजिट मैच्योर हुए, कोई लेने ही नहीं आ रहा है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है, मैच्योर डिपॉजिट है, तो उसको भी थोड़े साल बाद हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मैच्योर डिबेंचर, सेम स्टोरी, हमने डिबेंचर डिक्लेयर किए, हमने डिबेंचर एक्सेप्ट किए थे, हमने इशू किए थे, तो लोगों ने खरीदे थे डिबेंचर्स, उन्होंने पैसा दिया था, जब उसका रिडम्पशन का टाइम हमने कहा ले लो पैसा वापस, कुछ लोग पैसा लेने ही नहीं आए, मैच्योर डिबेंचर्स पड़े। अनपेड रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेम स्टोरी, तो समझो मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर एंड सेम फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, कि हमने पैसा लिया था, रिडम्पशन के टाइम पे जब देने गए तब लोग लेने नहीं आए, वो पैसा भी जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। एक डाउट आएगा आपके दिमाग में, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग पैसे नहीं आए, लेने नहीं आए? एक्सेप्शनल केस है, आई अंडरस्टैंड, रेयरली स्पैरिंगली होगा ऐसा कुछ, बट हो तो सकता है ना। तो अगर 1000 में लाखों में एक भी केस होगा तो उसके लिए प्रोविजन तो होना चाहिए। नेक्स्ट, एनी इंटरेस्ट अक्रूड अबव फॉर द अबव आइटम्स, अब ये आइटम्स बहुत साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट या उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में थे, तो वहां पे जितने साल तक ये पैसा रखा था, हम वेट करते, इंतजार कर रहा था वहां पे 2 घंटे तक उस व्यक्ति का, तो जब तक हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा, वहां पे उस पर इंटरेस्ट भी कमाया ना कुछ, तो वो इंटरेस्ट भी यहां पर आ जाएगा। एनी इंटरेस्ट अक्रूड ओवर द अबव आइटम्स। ओके, लास्ट पॉइंट, एनी ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूव करके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहता है, तो वो ग्रांट भी यहाँ पे आ जाती है, और उसके अलावा कोई कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर डोनेशन भी देना चाहता है तो वो भी आ जाती है। तो एनी ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कोई भी देना चाहता है। These are the sources of investor education and protection fund. These are the sources of investor education protection fund. These are so practical that if you read them once or twice also, you are able to remember them. Now we are going to go ahead for the utilization. तो यूटिलाइजेशन की पैसा आखिर कहां यूटिलाइज किया जा सकता है, तो ये सबसे इजीली रिमेंबर करने के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए एक बार कोई व्यक्ति का अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, अनपेड डिविडेंड है, ठीक है, 7 साल तक वो अनपेड डिविडेंड में था, उस बीच अगर वो व्यक्ति कभी भी आ गया कि मुझे दे दो मेरे शेयर, मेरा डिविडेंड दे दो, तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि 7 साल के तो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद अगर वो व्यक्ति डिविडेंड मांगने आया तो क्या होगा कि मेरा डिविडेंड था यार, मुझे दे दो, तो भी उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा। द फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस investor education and protection fund is refund in respect of unclaimed dividend, mature deposit, mature debenture, application money, कि ये सब पैसा हमने बहुत साल तक रुके थे, फिर भी वो व्यक्ति तब तक नहीं आया, हमने उस पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में अगर वो पैसा है कि यार मैं यार 10 साल बाद आया हूं, मुझे वो डिविडेंड दे दो, इस कारण से मैं नहीं ले पाया था इतने टाइम तक, तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से भी रिफंड दे दिया जाता है। तो रिफंड ऑफ जो अपना सोर्स के पैसे थे, उसमें जो व्यक्ति बाद में अगर कभी आ गया, 7 इयर्स के बाद में आ गया, तो भी उसको यहां से रिफंड दिया जाता है। तो रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी, प्रेफरेंस शेयर, सब कुछ है। और इस फंड को कहां यूज करेंगे? ऑफ कोर्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। सो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। एंड लास्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस ऑफ एनी क्लास एक्शन सूट एज सैंक्शन्ड बाय एनसीएलटी। कभी कभी क्लास एक्शन सूट अगर फाइल होता है, क्लास एक्शन सूट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने, ओ माय गॉड जैसा एक सूट होता है, ओ माय गॉड मूवी याद होगी, जिसके अंदर सब लोगों का इंटरेस्ट साथ में इन्वॉल्व है, राइट। तो क्लास एक्शन सूट, तो क्लास एक्शन सूट में कभी कभी ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है दैट द कॉस्ट ऑफ दिस विल बी रीइंबर्स्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, देयर इज वन पर्सन who has incurred the entire cost and the entire set of people have enjoyed it, मतलब मैं अकेला लड़ रहा था, पूरा एक्सपेंस मेरा अकेले का, और मजे पूरी जनता ने लिए। क्लास एक्शन सूट है ना, तो वहां पे सिंपल सा है कि भाई साहब हाँ, इसका पैसा जो इसका लगा है वो रिइंबर्स कर देंगे फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। सो एनी अमाउंट लीगल एक्सपेंस ऑफ क्लास एक्शन सूट if sanctioned by tribunal will be reimbursed by investor education protection fund. The reimbursement of legal expense of any class action suit as sanctioned by NCLT. ये है हमारा सेक्शन 125 है। मुझे बताओ उसके तीनों सेक्शन पढ़ने में आनंद आया कि नहीं है? अभी आगे और भी सेक्शन है, बड़ा बच्चे सेक्शन है। तो 123, 124, 125। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सलाम ठोके इन तीनों सेक्शन को। अब बाकी सेक्शन को हम इतनी इज्जत नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। 126 क्या है? 126 टॉक्स अबाउट राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या कह रहे हैं यहां पे समझो।
अगर मान लीजिए आज शुभम शुक्लेचा इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस, शुभम शुक्लेचा ने आपको साक्षी मेहता को शुभम शुक्लेचा ने साक्षी मेहता को 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस सेल कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको सेल किया, फिजिकल शेयर्स थे, हमने ट्रांसफर डीड वगैरह साइन किया और कंपनी में डिपॉजिट किया। द रजिस्ट्रेशन इज येट पेंडिंग, हमने डिपॉजिट कर दिया ट्रांसफर डीड। इस बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इस बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो कंपनी के बुक्स के अंदर तो अभी भी मैं ही हूं ना रजिस्टर्ड मेंबर, डिविडेंड विल बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो कंपनी की बुक्स में तो मेंबर मैं हूं, तो कंपनी डिविडेंड मुझे देने आ जाएगा, लेकिन इसका तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर इस पीरियड में जब हमने कोई शेयर्स का ट्रांसफर किया है, ये डिपॉजिट भी कर दिया है, बट अभी तक कंपनी ने उसको रजिस्टर नहीं किया है, 30 डेज देती है कंपनी उसको करने में, तो कंपनी ने अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया है, उस टाइम पीरियड के लिए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उस टाइम पे, या फिर कंपनी ने राइट इशू डिक्लेयर किया, फिर बोनस इशू डिक्लेयर किया, तो उसको अबेयंस में रखा जाता है, उसको अपने पास रखा जाता है। Once the registration is done properly, then those are directly given to the transferee. उसके बाद वो ट्रांसफरी को दे दिए जाते हैं, एज इजी एज दैट। सो व्हेनेवर देयर इज एनी डिविडेंड डिक्लेरेशन, व्हेनेवर देयर इज एनी राइट इशू, बोनस इशू, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, कि हमने रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट दे दिया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, इस टाइम पे बोनस इशू, राइट इशू या फिर डिविडेंड आ गया, तो इट हैज टू बी केप्ट इन अबेयंस, इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट या अबेयंस में रखा जाता है, और जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर ट्रांसफरी को दिया जाता है। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफरर एक एक्सप्रेस ऑर्डर दे देता है कि मैं क्लियरली कह रहा हूं कि ट्रांसफर को दे दो, तो शायद पहले दे दिया जाता है, बट जनरली दिस इज द प्रोसीजर कि अगर जब डिक्लेरेशन हो रहा है डिविडेंड का, राइट इशू, बोनस इशू का, उसी समय पे अगर मान लीजिए जब डिक्लेरेशन हो रहा है उसी समय पे, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमारा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, हमने डिपॉजिट कर दिया है बट रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो उस टाइम के लिए डिविडेंड, बोनस इशू, राइट इशू को अबेयंस पे रखा जाता है। देखते क्या लिखा है, बहुत आसान। If the instrument of transfer has been delivered to the company for registration and the transfer is yet not registered, कि हमने डिलीवर तो कर दिया बट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, and the company has declared dividend, right issue, bonus issue, then the dividend to be transferred to unpaid dividend account and the right issue, bonus shares to be kept in abeyance pending the transfer. एक बार ट्रांसफर हो जाएगा फिर वो ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा। ट्रांसफरर शुभम शुक्लेचा, ट्रांसफरी साक्षी। हमारे केस में तो जो शेयर्स बेच रहा है ट्रांसफर है, जिसको मिल रहा है ट्रांसफरी। 126 इजी सेक्शन कि अगर पेंडिंग द रजिस्ट्रेशन का भी राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसको साइड में रखेंगे, अबेयंस पे रखेंगे, एंड जब पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उससे हम दे देंगे किसको, ट्रांसफरी को। चलिए बहुत आसान 126, और इसी के साथ में आपका लास्ट सेक्शन आता है 127। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी सेक्शन बट अ वेरी इग्नोर्ड सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड इसलिए हम लोग एक बार इसको इज्जत से देखेंगे। सेक्शन नंबर 127, punishment for failure to distribute dividend, punishment for failure to distribute dividend। 126 क्या था, छोड़ो ना, 123, 124, 125 क्या था, दिमाग में रखो। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये क्लियर है? हाँ। 126 आता है कि हाँ राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड हैज टू बी केप्ट इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। 127 आता है पनिशमेंट। कोई भी चैप्टर के लास्ट के सेक्शंस पनिशमेंट की बात करते हैं। 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ठीक है, क्या लिखा है पहले ये देखो, ऊपर का जो मैंने ब्राउन में लिखा है वो फोकस करो। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स बट डज नॉट पे विद इन 30 डेज। सुनना मेरी बात को गधों, अगर कोई कंपनी ने 5 साल तक भी डिविडेंड पे नहीं किया है तो दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया तो वो डिफॉल्ट है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट, बट इफ द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड बट नॉट पेड, दैट इज अ डिफॉल्ट। If a company has declared but not paid, if a company declares but does not pay within 30 days, तो कंपनी ने डिक्लेयर करते 30 दिन में पे कर देना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या होता है पेनल्टी, कंपनी हैज टू पे अ सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम। तो मान लो 30 डेज में पे करना था, नहीं पे किया, कंपनी ने 60 डेज में पे किया, तो जो एक्स्ट्रा 30 डेज डिले किया ना उस पर इंटरेस्ट पे करो 18% पर एनम का। तो वैसे 30 डेज के अंदर पे कर देना चाहिए, लेकिन अगर 30 डेज में पे नहीं किया है और डिलेड पे किया है तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। नेक्स्ट, एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी, नोइंगली पार्टी मतलब जिसको पता था डिले का, तो एवरी डायरेक्टर इज नोइंगली अ पार्टी, उसको इंप्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 years, मिनिमम इंप्रिजनमेंट नहीं है, नहीं भी होगा चलेगा, बट इंप्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 years, एंड उसको फाइन होगा अप टू 1000 रुपीज पर डे। तो सिंपल है कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे नहीं किया, डिक्लेयर किया और पे नहीं किया विद इन 30 डेज, तो कंपनी को 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एवरी डायरेक्टर नोइंगली अ पार्टी कैन बी इंप्रिजन्ड फॉर अप टू 2 years एंड ही विल बी फाइन्ड फॉर 1000 रुपीज पर डे। इजी, एक्सेप्ट फॉर, ये तो खत्म हो गया ना, कुछ और इतना ज्यादा मतलब ऐसा है ऑलवेज से ना, इतना ज्यादा पनिशमेंट को रटने पे फोकस मत किया करो, कंसेप्ट पे फोकस करो। एक्सेप्ट फॉर कि एक्सेप्ट फॉर में मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, ये ए बी सी डी ई, ये ई है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट है।
इन 5 पॉइंट्स के इन 5 केसेस के अंदर, इन 5 पॉइंट्स के अंदर कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं आती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जनरली अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे नहीं किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे नहीं किया, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा 18% से, ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को 2 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपीज पर डे का फाइन होगा, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर इन 5 केसेस में अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं आती है, डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी नहीं आती। क्या एक्सेप्ट फॉर, इन सब के अंदर पेनल्टी नहीं। क्या पहला, इफ डिविडेंड वाज नॉट पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, हमने डिविडेंड पे नहीं किया बट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के कारण हम तो पे करते थे बट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने डिविडेंड पे नहीं किया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया, फिर कुछ ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण हम पे नहीं कर पाए, हमारा कोई रोल नहीं था। सो कंपनी का फॉल्ट नहीं है, कंपनी इज नॉट पेड डिविडेंड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, पहला। सेकंड, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिविडेंड, कि डिविडेंड डिक्लेरेशन पे कोई डिस्प्यूट ही है, मतलब हम कह रहे हैं कि तो शेयर होल्डर ही नहीं है, ये तो शेयर पहले थी तो बेच चुका था। इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट एज टू द राइट टू डिविडेंड, अगर डिविडेंड को लेके एक डिस्प्यूट है तो कंपनी 30 डेज में पे नहीं करती, उसको रख लेती है साइड में, तो वहां पे भी कंपनी में पेनल्टी नहीं होगी। तो कंपनी ने पे नहीं किया, वन, इफ द कंपनी इज नॉट पेड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया है इस कारण से पे नहीं किया, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं पे किया है तो भी कंपनी पेनल्टी नहीं आएगी। इफ डिविडेंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो भी कंपनी पेनल्टी नहीं है। थर्ड, इफ द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से पैसे लेने थे, वो दे नहीं रहा था, तो कंपनी ने उसी को डिविडेंड डिक्लेयर करा था, चलो ठीक है, वी आर एडजस्टिंग द मनी टू बी रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी कैन डू सो, कंपनी कैन डू सो। तो कंपनी, इफ द कंपनी इज लॉफुली एडजस्टेड द डिविडेंड टुवर्ड्स द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, तो उस केस के अंदर भी कंपनी ने पे तो नहीं किया और कंपनी पेनल्टी नहीं आएगी। तो इफ द कंपनी हैज लॉफुली एडजस्टेड द अमाउंट, क्लियर। तो 3 केस हो गया कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण पे नहीं किया तो भी कंपनी पेनल्टी नहीं आएगी, अगर कोई डिस्प्यूट इसलिए पे नहीं किया तो भी कंपनी पेनल्टी नहीं आएगी, एंड इफ द कंपनी इज नॉट पेड बिकॉज द कंपनी इज एडजस्टेड द मनी, तो भी कंपनी पे पेनल्टी नहीं आएगी। फिर आता है डी पॉइंट, इफ द शेयर होल्डर इज गिवन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, if the shareholder is given a specific direction for payment of dividend which is not possible and it is communicated back to the shareholder, इस केस में भी पेनल्टी नहीं आएगी। मतलब हमारा एक शेयर होल्डर है, उसने बोल दिया कि मेरा स्विस बैंक अकाउंट है, इसमें डिविडेंड ट्रांसफर करना, अरे भाई साहब कैसे ट्रांसफर करें, और हमने उसको बोला कि हम उसमें नहीं कर सकते, बस हमने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया है, इन सर्कमस्टेंसेस में भी कंपनी ने पे तो नहीं किया ना, कंपनी की पेनल्टी नहीं आएगी। If the shareholder is given a specific order that this is how dividend has to be paid, this is how dividend has to be paid, and the company cannot comply with it, and company has communicated it also, तो कंपनी को 30 दिन में क्या करना है, उसको कम्युनिकेट कर देना है बस कि भाई हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो if the shareholder has made a specific order which the company is not complying and company has communicated it back to the shareholder, तो भी कंपनी पे नहीं करेगी, चलेगा 30 डेज में और कंपनी में पेनल्टी नहीं आएगी, बट कम्युनिकेटेड बैक कर देना चाहिए। ये नहीं कि उसने एक कंडीशन रखी कि स्विस बैंक में डालो, हमने कहा ठीक है हम तो डाल ही नहीं सकते, हम बैठे आराम से, फिर पेनल्टी है। हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया विदिन 30 डेज कि भाई इस ऑर्डर के हिसाब से हम पे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पर पेनल्टी नहीं आएगी इफ वी हैव नॉट पेड विदिन 30 डेज। एंड लास्ट, एनी अदर रीजन विदाउट एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, के कंपनी की गलती नहीं और कोई और भी रीजन आता है तो भी यहाँ पे पेनल्टी नहीं आएगी। तो 4 तो स्पेसिफाई किए और एक जनरल दिया है। तो क्या है सेक्शन नंबर 127 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। क्या लिखा है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स बट डज नॉट पे, इफ द कंपनी डिक्लेयर्स बट डज नॉट पे विद इन 30 डेज, कि 30 दिन में पे नहीं किया है तो कंपनी पे 18% का इंटरेस्ट लगेगा, और जो भी हमारा डायरेक्टर है नोइंगली अ पार्टी, उसको 2 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, उस पर 1000 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा, एक्सेप्ट फॉर दीज 5 केसेस। क्या इन 5 केसेस के कारण डिविडेंड पे नहीं किया 30 डेज में तो चलेगा। This is 127 and don't you think it is super easy and मेरे हिसाब से आप बच्चों को इसकी मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता अभी मेमोरी टेक्निक पे दिमाग मत लगाओ, आप बच्चों को इस मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता भी नहीं है। याद रखो चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 to 127 बहुत इजी है। क्या 123 देखो याद ही ना, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 126 दैट द राइट इशू बोनस इशू और डिविडेंड हैज टू बी केप्ट इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, 127 पनिशमेंट टिंग 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 ऑफ कोर्स याद है, 123 declaration of dividend, 124 unpaid dividend account, 125 investor education protection fund, 124 bonus issue right issue dividend has to be kept in abeyance pending registration, abeyance में रखेंगे pending registration, and last punishment for failure to distribute dividend। तो भाई साहब declaration of dividend, unpaid dividend account, investor education and protection fund। चलो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मेमोरी टेक्निक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार के लिए 10 सेकंड आंखें बंद करो और देखो आपको पूरा याद है क्या, आंखें बंद करो और देखो आपको पूरा याद है क्या, जस्ट डू दैट फॉर 10 seconds, just do that for 10 seconds, आंखें बंद करो देखो कुछ याद है क्या। हाँ याद है,
123 declaration of dividend, 124 unpaid dividend account, 125 invested education protection fund, 126 right issue, bonus issue, dividend has to be kept in abeyance pending registration, 127 punishment. चलो अब इसकी मेमोरी टेक्निक बना रखिए। क्यों यार, जब बहुत सारे सेक्शन आते हैं परेशानी होती है, और जब ये सारे मतलब अपने सारे सेशन हो जाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस शीट लेके बैठोगे। प्रैक्टिस शीट पता नहीं कि अपनी प्रैक्टिस शीट होती है, प्रैक्टिस शीट लेके बैठोगे, सब भर पाओगे। आय हाय हाय हाय, क्या मजा आएगा। ठीक है, फोकस है। मेमोरी टेक्निक क्या है अजी, देखो अभी तक क्या हुआ, पकिया को हमने समझा कि ऐसा टाइप का आदमी है, फिर पकिया को जॉब की बात की, पकिया को जॉब मिलनी चाहिए, फिर पकिया की ड्यूटी क्या है, उसको जॉब मिल गई। अब मैं बता रहा हूं पकिया सब काम से थक के जब घर आता है, उसको डिनर में क्या पसंद है, डिनर में पकिया को क्या पसंद है, डिनर में पकिया को उपमा पसंद है, इडली पसंद है, अप्पे पसंद है। डिनर में पकिया को उपमा इडली अप्पे पसंद है, डिनर में पकिया को उपमा इडली अप्पे पसंद है। एक गधों पहले मैंने कहा, डू नॉट जज मी ओवर दिस, व्हाई आई डू दिस। इफ एट ऑल देयर आर स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू, देयर कुड बी 30-40% क्राउड हुज एनीवेज वेरी कंफर्टेबल कि नहीं सर, हम इसको बार बार लिख के और हम करके हमें मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं, हम सेक्शंस को याद रख सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बट यार कैसा यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ टीचर, आई हैव टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर एज वेल। At least students should try to remember the section numbers. And section number का भी कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भी प्रोविजन का लॉजिक है ना तो हम घुस के डिटेल में पढ़ते हैं, बट सेक्शन नंबर डज नॉट हैव अ लॉजिक, राइट? सो इफ एट ऑल यूजिंग दिस टेक्निक, if at all you can get some extra marks in the examination, then there's no harm in doing so. Okay, so do not judge me यारों। इस चीज से आपने जज करना तो मेरे लेक्चर्स देखो ना यार, फिर जज करो, तो इससे जज मत करो, ठीक है गधो। सेक्शन 123 124 ये तो कहता है, ये तो द फाइनल एज है। यहाँ तो मैं काफी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अब रेगुलर में जाओ तो क्या हौले हौले पढ़ते हैं हम लोग, तो आप उससे जज करो, तब आएगा मजा। सेक्शन 123 124 125 126 127 क्या है मेमोरी टेक्निक कि यार पकिया को डिनर में क्या पसंद है, डिनर में पकिया को क्या पसंद है, डिनर में पकिया को उपमा इडली यप्पे पसंद है, उपमा इडली अप्पे पसंद है, उपमा इडली अप्पे पसंद है, उपमा इडली, अरे तो बहुत। डिनर में पकिया को उपमा इडली अप्पे पसंद है, उपमा इडली अप्पे पसंद है, तो डिनर में पकिया को डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिनर में पकिया को डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उपमा यू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इडली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एंड अप्पे अबेयंस अबेयंस अबेयंस। तो जब वो सब चीजों को अबेयंस में रखेगा, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, पसंद है पनिशमेंट। सुना ध्यान से, हो क्या जाएगा, आप इन खाने की चीजों का बिल्कुल सीक्वेंस मत चेंज करना। आप समझो आपके सामने तीनों चीजें पड़ी है, मैं कह रहा हूं इमेजिन करो आपके सामने है उपमा, उपमा सब लोग समझते होंगे, राइट? उपिट जिसको आप कहते हैं उपमा, आपके सामने है इडली, इडली तो सभी समझते हैं। नेक्स्ट इज अप्पे, अप्पे समझ मस्त गोल 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 आता है, जो लोग पुणे में रहते हैं ना, नाग ब्रह्मा के अप्पे खा के ना दीवाने हो जाते। यहां पे आ जाओ, उपमा इडली अप्पे, ठीक है, ये है। सबसे पहले क्या खाओगे, सबसे पहले क्या खाओगे गधों, अपने हिसाब से मत बोलो, मैं पकिया का बताता हूं ना। पकिया को लगता है कि यार इडली और अप्पे गर्म है, पहले मैं उपमा खा लेता हूं, तो पकिया पहले क्या खा रहा है, उपमा। इमेजिन करो पकिया बैठा हुआ है, पकिया बैठ के पहले उपमा खा रहा है, उपमा 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 खा लिया उसने, मजा आ गया। अब वो कह रहा क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, तो फिर वो खा रहा है इडली। उसमें थोड़ा सा देखो, उपमा क्या थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया ना, तो थोड़ा सा इडली सांबर, सांबर के साथ में खाना चाहता है तो मजा आ जाए उसको, तो वापस इडली सांबर थोड़ा सांबर के साथ में खा लिया, आह गले को अच्छा लगा। फिर क्या बचे, अप्पे, अप्पे एंड में अप्पे खा लिए। तो उपमा इडली अप्पे, सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो डिनर में पकिया को उपमा इडली अप्पे पसंद है, तो ये एक संघर्ष हो सकता था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट माइट बी फेसिंग इन द एग्जामिनेशन कि यार याद तो आ गया बट क्या पहले खाया था याद नहीं आ रहा है। तो यारो उपमा, फिर थोड़ा सा लिक्विड चाहिए था तो इडली, फिर एंड में अप्पे पसंद है। डिनर, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिनर में उपमा, उपमा बोले तो यू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इडली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अप्पे अबेयंस पसंद है पनिशमेंट। I hope you people are sorted और ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में बैठ गई है यारों। कुछ छोटे से अनाउंसमेंट एंड thereafter the session is over। मैंने शुरुआत में बोला था, वापस एक बार रिपीट करो यारों, जो बच्चे नोट्स के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर के बीच में ही बोला, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, ड्राइव लिंक में भी हैं, नहीं तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन विजिट द वेबसाइट shubhamsuklechha.com। उसमें आपको फ्री रिजर्व्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको CS एग्जीक्यूटिव में सारे नोट्स मिल जाएंगे कंफर्टेबली, ठीक है यारों, पहली चीज। दूसरा मैंने कहा था कि कल का जो सेशन है वो बहुत हेवी सेशन होने वाला है, आज का सेशन तो बहुत लाइट नोट पे था यारों। कल का सेशन है अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट का सेशन को हमें बहुत भयंकर तरीके से करना है। देयर आर हेल लॉट ऑफ सेक्शंस देयर एंड आई सी ऑल द स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद दैट। तो हर एक स्टूडेंट को अकाउंट्स एंड ऑडिट ऐसा चैप्टर जो पसंद नहीं होता है ज्यादा, राइट? तो उससे हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और सबसे अच्छा अनाउंसमेंट ये है, इस संडे को आई विल बी कमिंग अप लाइव। कैसे यारों कि हमने बहुत सारे सेशंस पढ़ लिए, 6 सेशन हमारे अच्छे से हो चुके हैं यारों, तो उसके बाद में थोड़े से हम बातचीत कर ले, थोड़ी गपशप कर दे तो भी मजा आएगा। तो संडे को आई विल बी कमिंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ओके? सुक्लेचा शुभम इज द आईडी। संडे इवनिंग को आई विल बी कमिंग लाइव टू टॉक टू यू पीपल। आई विल सी यू पीपल दिस संडे
दैट बी ऑल फ्रॉम माय साइड. कल का सेशन है, याद रखना एकदम ईमानदारी से टाइम पे अटेंड करके रैप अप करना है. कल का इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. ओके, दैट बी ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस. आई विल सी पीपल दिस साइड. बाय बाय.